अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट डिस्कशन में हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो पहला एरिया है उसको कंप्लीट करके उसके पास पे क्वेश्चंस पे मूव कर गए थे। पहला एरिया हमारा ख़त्म हो गया था इस कॉन्सेप्ट की डिस्कशन के साथ, जिसमें हमने एवरेज इन्वेंट्री की कैलकुलेशन देखी थी। रिवाइज हो जाती है जब अनसर्टेनिटी इन लीड टाइम या अनसर्टेनिटी इन यूजेज आए। मैक्सिमम इन्वेंट्री, मिनिमम इन्वेंट्री की वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करना सीखी थी, और इससे रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस पे हमने बात शुरू की थी। तो आखिरी जो डिस्कशन हमारी हो रही थी दैट वाज ऑन क्वेश्चन नंबर 4, जिसका पार्ट ए हमने डिस्कस कर लिया था और पार्ट बी उसका हम देखेंगे और यहाँ से आगे चलेंगे। तो कोई इशू लास्ट लेक्चर से, लास्ट वीक की डिस्कशन से कोई बात अगर समझ नहीं आई तो पूछिए जनाब। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया भाई इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए आपके सामने है। इसमें हमने कैलकुलेट की थी बेसिकली ईओक्यू की वैल्यू, ठीक है जी। और ईओक्यू की वैल्यू के लिए हमने जो कैलकुलेशन परफॉर्म की थी, एक हमारी थी परचेज कॉस्ट, बल्कि हम इसका देखें तो हमारी एक थी CH, एक थी हमारी CO, और एक थी हमारी एनुअल डिमांड विच वाज 60,000। तो जनाब अब इनमें से बताइए किस वैल्यू में आपको चैलेंज आया, क्योंकि यही है ना, आपको CO चाहिए, आपको CH चाहिए, आपको D चाहिए, इन्हीं सब को यूज़ करके ये क्यों निकाला था आपने जी। अब बेटा बताइए किस वैल्यू पे आपको हेल्प चाहिए। आपका कहना है कि आपको भाई इस CH में ये जो कंपोनेंट है इस पे दिक्कत है, ऐसे ही है जो मैंने हाईलाइट किया। मतलब आपके लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट का मामला भी हल है, आपके लिए D का मामला भी हल है। तो ये जो CH की कैलकुलेशन में ये फाइनेंस कॉस्ट का जो कंपोनेंट है इस पे दिक्कत है, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट के बारे में हमने सीखा था। फाइनेंस कॉस्ट होती है जी एक यूनिट को अपने गोदाम में पहुंचाने तक जो खर्चा लगा उस पे इंटरेस्ट रेट अप्लाई करना, वहाँ से आपको फाइनेंस कॉस्ट मिलती है ना। आपसे कहा जाए भाई एक यूनिट को एक साल तक अपने गोदाम में रखे कि नहीं, फाइनेंस कॉस्ट बताओ, तो आप कैलकुलेट करोगे एक यूनिट को गोदाम में पहुंचाने में कितना खर्चा लग गया, उस पर फाइनेंस कॉस्ट का रेट अप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल ये मैंने 100 रुपया खर्च करके अपने गोदाम में पहुंचाया। 100 रुपया कैसे खर्च हुआ होगा? कुछ सप्लायर को दिया होगा, कुछ मैंने इम्पोर्ट ड्यूटी पे की होगी, कुछ कैरेज इनवर्ट पे किया होगा। 100 रुपया पर यूनिट खर्च करके गोदाम में पहुंच गया। अब अगर ये गोदाम में एक साल पड़ा रहेगा तो 100 रुपया जो मैंने कहीं से अरेंज किया होता है ना, कारोबार में जो 100 रुपया आता है, पैसा आता है, वो किसी सोर्स से अरेंज होके आता है। कारोबार का अपना पैसा तो कुछ नहीं होता, कारोबार तो एक सेपरेट एंटिटी है, इन्वेस्टर है जिसका पैसा होता है, इन्वेस्टर कारोबार में पैसा लगाता है। तो ये 100 रुपये का यूनिट मैंने खरीदा है अगर बिजनेस में रह के, तो ये 100 रुपया मैंने किसी इन्वेस्टर से हासिल किया है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन, नॉर्मल अजम्पशन इज ये 100 रुपये मैंने बैंक से लोन लेके एक यूनिट खरीदा है। इसको मैंने सप्लायर की कीमत प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस कैरेज इनवर्ट प्लस ड्यूटीज 100 रुपया लगा इस पर, और ये 100 रुपये मैंने किसी बैंक से उधार लेके पेमेंट किया सबको। इसका मतलब जब तक ये एक यूनिट गोदाम में मेरे पास पड़ा रहेगा इस 100 रुपये पर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर मेरा इंटरेस्ट रेट 10% सालाना है तो 100 रुपये पे एक साल में मैं 10 रुपये का इंटरेस्ट दूंगा। तो यही यहाँ पे कहानी है कि आपने कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट देनी है क्या है, और साल का इंटरेस्ट उस पर कितना बन जाता है। तो यहाँ पे उसने कहा जी 1% पर मंथ है, पर मंथ है, हमें तो साल का चाहिए होता है भाई, ज़रा 12 कर दो, साल का इंटरेस्ट रेट 12% हो गया। तो ये वो कहानी होगी। और ये है एक यूनिट को गोदाम में लाने पे खर्चा कितना लग रहा है, 1104। हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि भाई अभी तो हम यूनिट लेते हैं बल्क में और वो हमें 10% डिस्काउंट के बाद 900 का मिलता है, ये लिखा पता ना।
अभी हम जो प्रोडक्ट बाय करते हैं सप्लायर से 10% डिस्काउंट के बाद 900 का मिलता है। आइंदा हमारा डिस्काउंट 10% रहेगा। जब ईओक्यू पर जाएंगे तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू 10% डिस्काउंट के बाद है, तो हमें देखना है 8% डिस्काउंट के बाद वैल्यू क्या होगी। मतलब ये वैल्यू 100 माइनस 10 है, हमें देखना है 100 माइनस 8 क्या होगी। ये वैल्यू 90 है, हमें देखना है 92 क्या होगी। आगे 920, हमें सप्लायर को 920 देने हैं और फिर हमें उस पर 20% की इंपोर्ट ड्यूटी भी तो देनी है ना, वो तो देनी है। तो भाई ये 1104 शायद ऐसे आया हुआ। ठीक है, अभी हम बल्क में बाय कर रहे हैं तो हमें 10% डिस्काउंट मिलता है, बाद में ईओक्यू पर जाओगे 8% मिलेगा। इसका मतलब हम सप्लायर को कितनी कीमत देंगे, और ड्यूटी तो 20% लगनी है जो भी सप्लायर को पे करोगे उस पर। तो हमारी विद ईओक्यू कीमत रवाइज 1104 हो जाएगी, और 1104 का 12% ये हमारा फाइनेंस कॉस्ट है, ये हमारा स्टोरेज कॉस्ट है, इन दोनों को सम करो, ये हमारा CH है। सो CO, CH एंड देन D, इन सबको मिलाओ तो आपका EOQ आ गया 4635 कीजिए जी। एनी अदर क्वेश्चन, किसी और बच्चे के ज़हन में कोई सवाल और? लास्ट लेक्चर से, लास्ट वीक की डिस्कशन से कोई सवाल? अच्छा जी, पार्ट बी, डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ सेविंग if any which can be achieved by AH by adopting the stock management system based on EOQ। EOQ पे अगर शिफ्ट होते हैं तो हमें कितनी सेविंग मिलेगी? EOQ पे शिफ्ट हो गए करंट ऑर्डरिंग पॉलिसी से तो आपकी परचेज कॉस्ट बदलेगी, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बदलेगी, आपकी होल्डिंग कॉस्ट बदलेगी। तो हमें तीनों केसेस में, दोनों केसेस में एनुअल कॉस्ट मेजर करनी है और फिर बताना है हमें कोई सेविंग हो रही है तो वो क्या है। तो हमारी वर्किंग जो बनेगी इस केस में, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, हमें ऑर्डर साइजेस दो हमारे पास बन के आ गए। एक EOQ है बिचवास कितना कैलकुलेट किया था? 4637 और दूसरा है 30,000। एम आई राइट? तो हमें इन दोनों ऑर्डर साइजेस के लिए कैलकुलेट करनी है एनुअल कॉस्ट ऑफ परचेज, ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग, फिर लेना है टोटल और बताना है क्या EOQ पे जाने में कुछ सेविंग है, सेविंग इफ एनी विद EOQ। वो दोनों का डिफरेंस लोगे तो पता लग जाएगा। तो शुरू कीजिए काम जनाब, ये काम तो आप खुद करेंगे, मैंने तो वैसे छोड़ दिया लास्ट लेक्चर में, करना तो आपने खुद था। तो ज़रा कैलकुलेट करके दिखाइए ज़रा फटाफट। एक वीक मिल गया आपको, वीकेंड मिल गया आपको रिवीजन के लिए भी, तो बाय नाउ यू शुड बी हैविंग गुड कमांड ऑन दिस टॉपिक।
1,10,400 क्या है? जब आप EOQ फॉलो कर रहे हैं तो आपको परचेज कॉस्ट पड़ी है 920 इंटू 1.2, ऐसा ही है। और आप ख़रीद रहे हैं 60,000 यूनिट्स। और जब आप ऑर्डर साइज़ जो करंट है 30,000 उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको कॉस्ट पड़ी है 900 इंटू 1.2, और यूनिट्स तो ख़रीद रहे हैं आप 60,000 इस साल के। ये कैलकुलेशन आपकी दो सामने आ गई। जब आप EOQ फॉलो कर रहे हैं तो आपके नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बनते हैं 60,000 तकसीम 4635, और यहाँ पे आपकी कॉस्ट पर ऑर्डर है 81,000। और जब आप करंट ऑर्डर पॉलिसी पे चल रहे हैं तो आपके साल में ऑर्डर दो हैं और कॉस्ट पर ऑर्डर इज़ 90,000। जब आप EOQ फॉलो कर रहे हैं तो ऑर्डर साइज़ आपका है 4637। बफर स्टॉक है यहाँ पे। अब यहाँ पे ख्याल रखना है क्या कंपनी बफर स्टॉक मेंटेन कर रही है? आंसर इज यस। कितना जी? कितना बफर स्टॉक है? नहीं पता तो कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे उसने कहा है 15 दिन का स्टॉक है। 2500 गिवन है या कैलकुलेट कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? 60,000 डिवाइड विद 360 मल्टीप्लाइड विद 15 डेज, ये बना 2500 यूनिट्स या केजीज है, शायद ये 2500 केजीज हैं। ये आपका बफर स्टॉक बन रहा है। आपको बताया गया है लास्ट बुलेट नोट नंबर 7 में सॉरी, AH मेंटेन्स अ बफर स्टॉक इक्वल टू 15 डेज सेल्स। तो साल की सेल 60,000, एक दिन की सेल 60,000 बड़ा 360, और 15 दिन की सेल 2500, इतना बफर स्टॉक मेंटेन करते हैं। तो बफर स्टॉक जब आएगा तो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन बदल जाएगी भाई। ऑर्डर साइज बाय 2 प्लस बफर स्टॉक 2500, ये आपका वर्किंग से 1 से आपके पास आ रहा है। और CH हमने अभी कैलकुलेट की थी विद EOQ, क्या आ रही थी? 452.48। मतलब मैं एग्जामिनर का सलूशन देख रहा हूँ तो 452.48 है। मैं हमारी भी शायद यही थी। ये आपकी वैल्यूज़ इसके रेफरेंस से आ गई, ये कैलकुलेशन इसके रेफरेंस से होगी, और ये कैलकुलेशन इसके रेफरेंस से होगी, ये कैलकुलेशन इसके रेफरेंस से होगी, ये कैलकुलेशन इसके रेफरेंस से होगी, और इसकी कैलकुलेशन मैं
लीजिए, ये सारी कैलकुलेशंस आपके सामने मैंने आप रख दी हैं। अब इनको आप फॉलो कर लें। ये रेड एरोज इस कॉलम की वैल्यूज़ की हैं, ग्रीन एरोज इस कॉलम की वैल्यूज़ की कैलकुलेशन के लिए हैं। और कोई कैलकुलेशन अगर समझ नहीं आ रही तो पूछिए भाई। किसी कैलकुलेशन में कोई हेल्प चाहिए पूछिए। जी जनाब, क्या बन रही वैल्यूज़? कॉलम नंबर 1 का टोटल क्या बन रहा है जी? EOQ वाले के कॉलम का टोटल क्या आ रहा है? 694547 6947 304 जी, 69473049। और दूसरे कॉलम का टोटल 728480 और सेविंग आ रही है EOQ के साथ 3374 जी। किसी कैलकुलेशन पे कोई हेल्प चाहिए तो पूछिए भाई।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो हमारे एजेंडा में है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। चोको किंग लिमिटेड, पास पेपर का सवाल भी है और ये मॉडल पेपर में भी आईकैप एग्जामिनर ने आईकैप ने शामिल किया। इसके भी दो पार्ट्स हैं जी। पहला पार्ट कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड पार्ट बी अ वेंडर हैज ऑफर्ड टू सीएल क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन ऑल ऑर्डर्स ऑफ मिनिमम 7500 kg। एडवाइज सीएल वेदर द ऑफर ऑफ द वेंडर मे बी एक्सेप्टेड। 6 नंबर। So 13 marks are question. Again requirements are much same. EOQ और डिस्काउंट लेना है कि नहीं लेना। नॉर्मली ये एक सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है हमारे इस एरिया से जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक। जो दूसरा एरिया हमने पढ़ने आगे उसमें क्वेश्चंस का अंदाज बिल्कुल फ़र्क होता है, उसको भी इंशाल्लाह देखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चोको किंग लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड मार्केट्स वेरियस ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स हैविंग एनुअल डिमांड ऑफ 80,000 kg। चॉकलेट्स हम बेचते हैं जिनकी एनुअल डिमांड है हमारे पास 80,000 kg की। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कोको पाउडर विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द चॉकलेट एंड रिप्रेजेंट 90% ऑफ द टोटल इंग्रेडिएंट। कोको पाउडर की कहानी नीचे आ रही है, ऊपर चॉकलेट की कहानी थी, नीचे कोको पाउडर की कहानी है जो कि चॉकलेट्स में 90% होता है। कॉस्ट पर केजी कोको पाउडर की 600। प्रोसेस लॉसेज 4% ऑफ इनपुट। परचेज एंड स्टोरेज कॉस्ट आर एज फॉलोज। एनुअल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफिस इज 6 million। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स इज एस्टिमेटेड 120। स्टोरेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट इज ₹20 per kg per month। अदर कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड 5 per kg per month। CL maintains a buffer stock of 2000 kg। कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये एक बार फिर डाटा पढ़ लीजिए, बट जहन में EOQ का फार्मूला पहले ले आइएगा, फिर ये डाटा पढ़िए ज़रा। EOQ का फार्मूला ला के फिर डाटा पढ़िए ताकि आप EOQ के फार्मूला में जो वैल्यूज़ यूज़ होनी है उनको उस सवाल से ढूंढिए। जी जनाब। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। EOQ के लिए हमें जो वैल्यूज़ चाहिए, एक D चाहिए, CO चाहिए, CH चाहिए। व्हाट इज D? बेटा ऐसे नहीं, EOQ का फार्मूला खोलो किताब में और उसमें देखो D की डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हुई है। गो टू द बुक, ओपन द फार्मूला। किस पेज पे है फार्मूला EOQ का? किताब में EOQ का फार्मूला किस पेज पे आ रहा है भाई? 140 पे। आप इसको ज़रा पढ़िए, इसमें जो की लिखी है फार्मूला की उसमें D क्या है? तो आप क्या कह रहे थे? एनुअल डिमांड। किसने सिखाया आपको एनुअल डिमांड? किताब में तो लिखा हुआ है एनुअल क्वांटिटी टू बी परचेज फ्रॉम ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज फ्रॉम सप्लायर, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। सप्लायर को कितना ऑर्डर साइज फॉलो करना है, सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करने हैं कितने यूनिट्स का। तो भाई सप्लायर से ख़रीदने की बात हो रही है, तो जो क्वांटिटी साल में सप्लायर से ख़रीदनी है उसी को हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो अब मुझे बताइए, ये जो 80,000 kg यहाँ पे लिखा हुआ है, इज इट D? क्या ये D है? वाई नॉट? क्योंकि ये तो फिनिश गुड्स है भाई। D तो रॉ मटेरियल का चाहिए।
कि रॉ मटेरियल की क्वांटिटी जो हमने सप्लायर से खरीदनी है वो कितनी खरीदें। तो रॉ मटेरियल के बारे में क्या कहता है ये? दो बातें कहता है। एक बात कि भाई फिनिश गुड्स में 90% रॉ मटेरियल होता है, लिखा हुआ है। इसका मतलब फिनिश गुड्स में 90% रॉ मटेरियल होता है। तो फिनिश गुड्स हैं 80,000 kg, तो इसमें 90% रॉ मटेरियल होता है। बट स्टिल इज इट गोइंग टू बी डी? क्या ये वो क्वांटिटी है जो मुझे सप्लायर से खरीदनी है? नो, देयर इज अनदर एडजस्टमेंट। वो एडजस्टमेंट क्या है? वेस्टेज। पॉइंट नंबर 2, भाई जो हम सप्लायर से खरीदेंगे उसमें से 4% तो वेस्ट हो जाएगा। तो भाई हमें तो फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए इतना चाहिए, और ये तो फिनिश प्रोडक्ट में लॉस के बाद जाता है ना भाई। तो हमें सप्लायर से कितना खरीदना है? ये 96 है, हमें 100 बाय करना। ये 96 है, 94 है, 4% लॉस। बिल्कुल ये 96 है भाई, जो सप्लायर से खरीदना है ये तो 96 है, हमें तो सप्लायर से खरीदने हैं 100। यही करते थे ना हम कि भाई वैल्यू जिस लेवल पे उससे डिवाइड करो, जिस लेवल पे ले जाना है उससे मल्टीप्लाई करो। तो ये तो फिनिश गुड्स में रॉ मटेरियल है, तो फिनिश गुड्स में रॉ मटेरियल तो 96 होता है। यही बताया ना उसने, 100 डालते हो 4 वेस्ट हो जाता है। सप्लायर से 100 खरीदा, प्रोडक्शन में डाल दिया, 4 वेस्ट हो गया। फिनिश गुड में कितना गया? 96। तो ये 96 है, अगर ये तो फिनिश गुड का रॉ मटेरियल है, तो फिनिश गुड में 96 है, तो खरीदना कितना है? 100। तो यहां से डी निकलेगा कितना जी? हाँ जी, 75,000 kg। दिस इज डी। अब आइए सीओ पे। सीओ के बारे में उसने कहा जी एनुअल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफिस इज 6 मिलियन। बट हमें तो एनुअल वेरिएबल कॉस्ट नहीं चाहिए होती, वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए होती है। लेकिन साथ ही उसने बता दिया साल में ऑर्डर्स कितने होते हैं। डिपार्टमेंट का खर्चा बता दिया वेरिएबल, और डिपार्टमेंट से ऑर्डर बता दिए। तो जनाब हम आसानी से सीओ निकाल सकते हैं। 6 मिलियन डिवाइडेड विद 120, तो कॉस्ट पर ऑर्डर आ गई कितनी जी? 50,000। ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर आ गई। फिर आ जाइए सीएच के लिए। उसके लिए उसने कहा जी स्टोरेज कॉस्ट 20 रुपये पर मंथ है, पर केजी पर मंथ, और अदर कैरिंग कॉस्ट 5 रुपये पर केजी पर मंथ। तो टोटल तो हो गया ना 20 जमा 5 पर मंथ। लो जी, ये सीएच बन गया हमारा, कि सीएच तो सालाना होता है ना, पर केजी पर एनम। कितना बन गया? 300 पर केजी पर एनम। नीचे जी डाटा पूरा हो गया। अब ईओ को निकालने में कोई रुकावट ही नहीं है, निकालिए ईओ क्यू। $5,000 kg। एनी क्वेश्चन? कोई बात समझ नहीं आई तो पूछिए। 5000 इज़ आवर EOQ। ये हमारा पार्ट 7 नंबर का था। मैंने सिर्फ, चले मैं 7 नंबर पूरे ही आपके सामने रख देता हूँ। ये पूरे 7 नंबर आपके जो बन रहे हैं, 2 इंटू 75,000 इंटू 50,000 डिवाइडेड विद 300 अंडर रूट 5,000। लीजिए जी, ये आपके पूरे 7 मार्क्स का सलूशन ये है। और यहाँ से आपको जो चीज़ समझनी है भाई, इसको लिखने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। अगर आपको पता है मैंने क्या लिखना है और क्या कैलकुलेट करना है, इतना ही टाइम है ना ये। और 7 नंबर के सवाल को करने के लिए आपका टाइम होता कितना है? 7 इंटू 1.8। कोई 11, 12, 13 मिनट हुए ना, तो 12-13 मिनट में 3 या 4 मिनट लिखने के लगा लो, बाकी 10 मिनट पढ़ने और सोचने के लिए आपका। सवाल पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, सोचो उसके बारे में, और जब समझ आ जाए तो यूँ करके ख़त्म हो जाना सवाल। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे बच्चों का, कि हम सवाल को पढ़ने और समझने में जो टाइम इन्वेस्टमेंट है ना, उसको वक्त का ज़िया समझते हैं। हम समझते हैं भाई लिखना जो है ना वही हलाल का काम है, पढ़ना और सोचना ये तो भाई गुनाह का काम है, गुनाह कबीरा है, ये नहीं काम करना हमने। बस एक बार पढ़ लिया, बस इससे ज़्यादा गुनाह नहीं करना हमने। बस लिखने का काम शुरू करो, वहीं से सवाब मिलना है हमें। तो भाई लिखने का सवाब नहीं मिलता, सही लिखने का, सही लिखने के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, गुनाह साहब से बात हटाएं
तो सही लिखोगे तो आपको नंबर मिलने हैं, और सही लिखने के लिए पढ़ के समझना बहुत ज़रूरी है। जी एनी क्वेश्चन? तो ये तो पार्ट ए हो गया, और पार्ट बी क्या है? पार्ट बी तो है वेंडर ने ऑफर किया 2% डिस्काउंट अगर 7,500 का ऑर्डर करो। इसका मतलब हमें दो ऑर्डर साइज को कंपेयर कर लेना है। ठीक है, दो कॉलम बनाएंगे, दो ऑर्डर साइज को कंपेयर कर लेंगे, और लीजिए जी ये दो कॉलम पार्ट बी के लिए बन गए। एक ईओक्यू निकाल लिया आपने ऑर्डर साइज, और एक ऑर्डर साइज आपने निकाल लिया 7,500। और जैसे आपको पता है कि इन ऑर्डर साइजेस के लिए हमने जो कॉस्ट कैलकुलेट करनी है वो है जी एनुअल कॉस्ट ऑफ परचेज, ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग, और फिर इसका सम करना है और बताना है भाई कौन सी ऑप्शन बेहतर है, कौन सी ऑप्शन सस्ती है। कंप्लीट कीजिए फटाफट सवाल ये। कोई कैलकुलेशन समझना है पूछेगा। कैलकुलेशन 5, क्वेश्चन 5 पार्ट बी हम कर रहे हैं। जी जनाब, मुझे फ़ाइनल वैल्यू बताइए, फिर उसके बाद अगर डिफरेंस होगा तो देखेंगे। मुझे 5,000 के साथ टोटल कॉस्ट बताइए क्या आ रही है। निकाली किसी ने? यार अब तो भाई इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इसमें भी ख्याल रखना है, इसमें भी बफर स्टॉक है होल्डिंग कॉस्ट निकालते हुए। ये क्या है? ये क्या है? कौन सी क्वांटिटी? एनुअल क्वांटिटी टू परचेज 50,000 है। ये क्या निकाला हुआ? ये क्या?
हो गया? ठीक हो गया, गुड, ठीक लग रहा है भाई। बताइए, वैल्यू अपने गलत टाइप किया, 2000 है बेटा ने 2500 डाल दिया। ये पर मंथ है, CH क्या है आपका? 300 रुपये। हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे थी, वेंडर हैज़ ऑफर डिस्काउंट, शुड डिस्काउंट में बी एक्सेप्टेड। हम यहाँ पे सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि आंसर इज़ यस, डिस्काउंट शुड बी एक्सेप्टेड एट रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट, लोअर एनुअल कॉस्ट। हम कॉस्ट में सेविंग निकाल के दिखा दें तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके बगैर भी जवाब दे दें तो भी बात ख़त्म है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एनुअल कॉस्ट हमारी विद डिस्काउंट लो है। ये देखिए, ये आंसर ज़रा फाइनल वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं, आपके साथी ने कैलकुलेट की थी, क्या ये ठीक है वैल्यूज़? गुड। तो जिनकी मैच नहीं हो रही इससे ज़रा वो गौर खोज करें या मुझसे पूछें, जिनकी मैच हैं वो ठीक हैं, जिनकी मैच नहीं हैं वो पूछें। जी बेटा, एनुअल क्वांटिटी टू बी परचेज इनटू परचेज प्राइस, वेयर इज द एनुअल क्वांटिटी टू बी परचेज? 75,000। गुड। और परचेज प्राइस क्या है? क्या है, किधर लिखी हुई है? ये क्या है? इसके दाएं बाएं भी पढ़ो, इसको छोड़ दो, अब सवाल पूरा पढ़ो। ये ऑर्डर्स हैं, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट का जिक्र है। परचेज प्राइस पर यूनिट किधर है? नोट नंबर 1। तो बता ना, बस गए और एक वैल्यू उठा के डाल दी सवाल में, ऐसे सवाल नहीं होता। ऐसे नहीं मैं कह रहा बार बार पढ़ने के लिए टाइम होता है आपका, तो पढ़ना चाहिए आपको बार बार सवाल को। बार बार सवाल को पढ़ोगे तो पता लगेगा क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो कहाँ पे है। जी बेटा, डिवाइड करना था 4637 से करना था, आपने उधर 4635 से किया। ओके, माय मिस्टेक, कोई इशू नहीं। जो EOQ उसी से डिवाइड करना था भाई। यहाँ पे एक साथी ने पॉइंट आउट आपके किया कि ये मैंने यहाँ पे 4635 से डिवाइड कर दिया, 4637 से डिवाइड करना था। जी, एनी क्वेश्चन? ये वैल्यूज़ आपके सामने जा रही हैं, इनमें कोई दिक्कत समझने में?
किसी वैल्यू की कैलकुलेशन में कोई हेल्प चाहिए तो पूछिए। वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 आपकी होम असाइनमेंट रहेगी। हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हॉकी पाकिस्तान लिमिटेड। रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट EOQ। Supplier of AT has offered discount for 5% quantity discount if order size is increased to 120,000 kgs. Advise whether discount should be accepted. Discuss any 3 practical limitation of EOQ. तो अगेन पार्ट ए और बी तो सेम है। EOQ कैलकुलेट करो, बताओ डिस्काउंट लेना कि लेना। सी 3 नंबर की थ्योरी आ गई जो कि बड़ी रेयर अपेयरेंस होती है हमारे एग्जाम में। तो कोई इशू नहीं जनाब, हम पढ़ते हैं सवाल को और फिर देखते हैं कैसे इसको लेकर चलना है। Hockey Limited, Hockey Pakistan Limited, HPL, is engaged in the manufacturing of a single product H2, which requires chemical AT. Presently, HPL follows a policy of placing bulk order of 60,000 kgs of AT. Currently, company already bulk order size follow कर रही है. However, HPL management is presently considering to adopt to EOQ. सोच रहे हैं क्यों ना EOQ पे चले जाएं बल्क डिस्काउंट से हम. For determining the size of purchase order, following information is available in this regard. Information क्या क्या जी हमारे पास? Average annual production of H2. यहाँ पे आपको तवज्जो रखनी है। H2 is finished goods और EOQ निकलता है raw material का which is 80। तो 45,600 यूनिट्स हम फिनिश गुड्स के बनाते हैं। प्रोडक्शन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। ईच यूनिट ऑफ H2 रिक्वायर्स 10 kg ऑफ AT। कॉस्ट ऑफ AT इज 200 per kg। 5% ऑफ द क्वांटिटी परचेज इज लॉस्ट ड्यूरिंग स्टोरेज। जो खरीदते हो 5% स्टोरेज में ज़ाया हो जाता है। एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट इज 2688000। 65% ऑफ द कॉस्ट इज वेरिएबल। ATL is stored in a third party warehouse at a cost of 6.25 per kg per month. HPL's cost of financing is 8%. 6 नंबर का पार्ट है EOQ का। एक बार डाटा फिर देख लीजिए और then we will go for its EOQ computation. अच्छा जी, हमें सबसे पहले EOQ डिटरमिन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम देख रहे हैं और हम इसके लिए पार्ट ए पे EOQ के लिए चलेंगे। तो EOQ में जैसे हमने पहले बात की थी, हमें जो वेरिएबल चाहिए, एक D चाहिए, एक CO चाहिए और एक CH चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद D।
हमें सालाना कितने केजीज ऑफ एटी बाय करने हैं। वी हैव बीन टोल्ड कि सालाना हम 45,600 H2 बनाते हैं और एक H2 में 10 kg एटी लगता है। तो क्या हमें इतना ही एटी खरीदना है? नो। स्टोरेज के दौरान कुछ वेस्टेज हो जाती है, हमें तो भाई इतना एटी फिनिश गुड में डालने के लिए चाहिए, तो हमारी तो वेस्टेज हो जाती है 5% जितना हम स्टोर करते हैं। इसका मतलब ये 95 है, हमें तो 100 बाय करना है। तो कितना बना 100? 4,80,000 kg। ये आ गया जी डी। हमें कितने केजी एटी की क्वांटिटी सप्लायर से बाय करनी है। इसके बाद है जी वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर। वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर के लिए हमने जैसे पिछले सवाल में देखा था, क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया था, शायद 5 किया था शायद, तो उसमें हमने कहा था, उसने हमें वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट दी थी और नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर दे दिए थे। तो हमने वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट को नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर से किया, तो वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर आ गई। अब यहाँ पे भी काम वही होने हैं, लेकिन यहाँ पे डाटा उसने रेडीली नहीं दिया। उसने कहा डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट 2688 है, जिसमें से 65% वेरिएबल है। लीजिए जी, एक काम तो हो गया, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट आ गई। अब इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर के साथ, कि हम साल में कितने ऑर्डर करते हैं। अब वो उसने दिए नहीं यहाँ पे, तो भाई दिए नहीं, लेकिन ऑर्डर साइज तो दिया ना। करंट ऑर्डर साइज गिवन है, कितना है? करंट ऑर्डर साइज 60 है। तो करंट ऑर्डर साइज को लेके मैं करंट नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल सकता हूं। ये 480 डिवाइड विद 60, ये मेरे करंट नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं। लीजिए जी, यहां से सीओ निकलेगा, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट डिवाइडेड विद नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर। यही है ना। तो पहले पिछले सवाल में ये वैल्यू भी अवेलेबल थी, ये भी अवेलेबल थी, इसमें अवेलेबल नहीं है तो कैलकुलेट कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम वेरिएबल कॉस्ट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट भी ले सकते हैं और नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर हमें निकालने आते हैं, वो भी निकाल लिए हमने। कितनी आई सीओ? 218,400। ये है हमारी सीओ। और सीएच के बारे में नोट नंबर 4 और 5 है। कहते हैं जी स्टोरेज कॉस्ट है 6.25 रुपीज पर केजी पर मंथ। तो 6.25 पर केजी पर मंथ को 12 से ज़रब दे दो, तो ये तो होगी स्टोरेज कॉस्ट। प्लस फाइनेंस कॉस्ट, वो है 8%, और फाइनेंस कॉस्ट 8% इंटू परचेज प्राइस, विच इज 200 इंटू 8%। ऐड कर लो, क्या आई सी एच जी? 91 रुपीज पर केजी पर एनम। लीजिए जी, डाटा पूरा हो गया आपका। अब फीड कीजिए 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू CO ओवर CH एंड देन अंडर रूट 48,000 kg। पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया जी। जी, किसी बच्चे को पार्ट ए में कोई हेल्प चाहिए तो पूछिए जनाब। कोई बात समझ नहीं आई तो पूछिए जी बेटा। कॉस्ट ऑफ CO बेटा, वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर बनानी है ना हमने। तो मैंने आपसे कहा कि जिस तरह अभी हमने पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन 5 में देखा था, हमें वेरिएबल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट दी गई थी, विच वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट दी गई थी, और हमें बताया गया था इसने साल में इतने ऑर्डर प्लेस किए। तो वेरिएबल कॉस्ट सालाना डिवाइड विद नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, कॉस्ट पर ऑर्डर आ गई। यहाँ पे भी वही किया मैंने। यहाँ पे उसने डाटा डिफरेंटली दिया। उसने कहा जी सालाना कॉस्ट इतनी है, इसमें इतना वेरिएबल डिपार्टमेंट की, परचेज डिपार्टमेंट की सालाना कॉस्ट, इसमें वेरिएबल इतना है। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट आ गई। अब मैंने इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर से, जो हम अभी तक देते आए हैं।
तो भाई पिछले साल हम 60,000 का ऑर्डर साइज फॉलो कर रहे थे, डी तो सेम है ना, जो अभी हमने निकाली पिछले साल भी यही रही होगी, और हम अभी फॉलो कर रहे हैं 60,000 का ऑर्डर साइज। इसका मतलब 480 एनुअल डिमांड ओवर ऑर्डर साइज, ये नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर आ गए। सो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट डिवाइडेड विद नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, यहां से आपको मिलती है वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर, सीओ। सीओ क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर। एनुअल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट डिवाइडेड विद नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, ये रिलेशनशिप, ये इक्वेशन है जिसकी मदद से हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाली। टोटल कॉस्ट को एक्टिविटी लेवल से डिवाइड किया तो कॉस्ट पर यूनिट आ गई। ईओक्यू हमारे पास आ गया। अब इसके बाद इसका पार्ट बी और सी, ये आपकी जनाब होम असाइनमेंट रहेगी, क्योंकि हमने पार्ट बी के ऊपर कई एक्टिविटीज़ क्लास में कर ली हैं, तो इसको आप घर जाके आप रिवाइज कीजिएगा। सप्लायर ने डिस्काउंट दिया 5% का, तो अब हमसे पूछा जा रहा है क्या करें, हम ईओक्यू करें या ना करें। सप्लायर ऑफ एटी हैज़ ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन इफ ऑर्डर इज इंक्रीज टू 120,000। इफ ऑर्डर इज इंक्रीज टू 120,000 तो भाई डिस्काउंट आ रहा है, तो बताइए हमें क्या करना है। तो 120,000 वर्सेज ईओक्यू, 120,000 पे डिस्काउंट है वर्सेज ईओक्यू जो कि 48,000 है जिस पे डिस्काउंट नहीं है। इन दो ऑप्शंस को हमने कंपेयर करना है, और इसी तरह एनुअल कॉस्ट ऑफ परचेज, एनुअल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग निकालना है। ठीक है जी, उसको लेके हमने इसको हल करने हैं। तो पार्ट बी और सी, सी इज़ जस्ट रीडिंग, ये आपकी होम असाइनमेंट है। आप कल इंशाअल्लाह आएंगे तो हमारा अगला प्लान मैं आपके सामने एक तो फिर रख रहा हूँ। हमारा क्या है, हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं और 10, 16, 17 ये 4 क्वेश्चन हमारे रहते हैं बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। अगले सेक्शन पर जाने से पहले इस चैप्टर के ये 4 सवाल हम करेंगे जो कल परसों में इंशाअल्लाह कर रहे होंगे। जी बेटा, जी जी सवाल पे गए। जी क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 में। जी बेटा, बेटा बताया नहीं, लेकिन मैंने तो बताया हुआ ना, मेरी भी मान लिया अगर, मैंने तो बताया हुआ ना कि फाइनेंस कॉस्ट ऑफ होल्डिंग परचेज प्राइस इनटू इंटरेस्ट रेट, तो कुछ मेरी भी मान लिया अगर, सारी बातें इसी की माननी है तुम्हें। ठीक है, परचेज, और उसको मैंने अभी आज बल्कि बात हमारी शुरू ही यहाँ से हुई थी, इसी पॉइंट से बात शुरू हुई थी कि भाई फाइनेंस कॉस्ट, आपके साथी ने सवाल ये किया था फाइनेंस कॉस्ट कहाँ से है। किसने सवाल किया था फाइनेंस कॉस्ट के बारे में? आपने। हाँ, फाइनेंस कॉस्ट कहाँ से है तो मैंने समझाया ही है था भाई, 1 यूनिट गोदाम में लाने तक जो पैसा लगा उस पर इंटरेस्ट रेट अप्लाई कर दो। तो जैसे हम जो आज आते हमने एरोमा हब का सवाल देख रहे थे, उसमें गोदाम में लाने तक हमने सप्लायर को कीमत भी दी थी और कस्टम ड्यूटी भी दी थी 20% की। तो मैंने कहा प्राइस टू सप्लायर प्लस 20% ड्यूटी, ये पैसे पे करके गोदाम में माल पहुंचा। तो गोदाम में माल पहुंचने पे कितने पैसे लगे इनटू इंटरेस्ट रेट, दिस इज कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इन CH। और यहाँ पे ऐसा कोई जिक्र नहीं था, उसने सिर्फ 200 रुपये पर यूनिट बताया हुआ है, तो हम समझेंगे भाई 200 रुपये दे के गोदाम में माल पहुंच गया, तो 200 रुपये पर यूनिट इंटू CH इंटू इंटरेस्ट रेट, ये हमारा फाइनेंस कॉस्ट पार्ट ऑफ CH बन गया। क्योंकि CH के 2 हिस्से होते हैं, एक स्टोरेज एक फाइनेंस। स्टोरेज कॉस्ट यहाँ पे उसने लैदा में बताई हुई है 6.25 पर kg पर मंथ, और ये रेट ऑलरेडी एनुअल है। एरोमा में रेट उसने पर मंथ दिया हुआ था, हमने उसको ज़रा 12 कर दिया था सालाना बनाने के लिए, क्योंकि हमें सालाना कॉस्ट चाहिए होती है। फाइनेंस कॉस्ट भी सालाना चाहिए, स्टोरेज कॉस्ट भी सालाना चाहिए, तो यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट पर मंथ ही ज़रा 12 कर लेंगे। फाइनेंस कॉस्ट ऑलरेडी सालाना है, तो सिंपली 200 परचेज प्राइस, 1 यूनिट को गोदाम में लाने पे 200 लगे। 200 यूनिट का यूनिट 1 साल तक गोदाम में रखोगे तो 200 यूनिट पे 8% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। होल्डिंग कॉस्ट में जो फाइनेंस कंपोनेंट है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? लीड टाइम नहीं दिया तो उससे क्या फर्क पड़ा बेटा? होल्डिंग बफर स्टॉक हमारा है या नहीं, उसके लिए मैंने शायद हमारी ये डिस्कशन हो चुकी है। या तो क्वेश्चन बफर स्टॉक देगा आपको, या वो आपको रीऑर्डर लेवल बताएगा जिससे आप चेक कर लोगे बफर स्टॉक है या नहीं। इस क्वेश्चन में उसने आपको बफर स्टॉक नहीं दिया, और इस क्वेश्चन में उसने रीऑर्डर लेवल भी नहीं दिया। अगर रीऑर्डर लेवल दे ना तो फिर वो लीड टाइम भी देगा, रीऑर्डर लेवल देगा तो फिर लीड टाइम भी देगा। रीऑर्डर लेवल माइनस यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम इज इक्वल टू बफर स्टॉक। तो यहाँ पे जब ना रीऑर्डर लेवल है
ना लीड टाइम है, इट मीन्स इस क्वेश्चन में बफर स्टॉक इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, वो डाटा होगा तो आपको अलर्ट आना चाहिए कि भाई ये डाटा आ गया, इसका मतलब बफर स्टॉक को भी डील करना है हमने। तो इसमें ना रीऑर्डर लेवल है ना लीड टाइम है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में बफर स्टॉक इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे तो डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।